मंच पर बैठे हुए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, वो कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष मजलिस उत्तर प्रदेश, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रामनगर के प्रत्याशी अरुण कुमार साहब उर्फ विकास श्रीवास्तवा, जिनका निशान पतंग का है, और मंच पर बैठे हुए मेरी तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुफ़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे ये गुजारिश और बताने आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, और हमने के लिए और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर हमने तय किया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से एक शख्स को बनाया जाएगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ लड़ रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 27 तारीख के दिन आप अरुण कुमार उर्फ विकास श्रीवास्तवा को वोट देकर सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप अपना हिस्सा अदा करिए। हम लोग हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हिस्सेदारी की लड़ाई में हम उसी वक्त कामयाब होंगे जब आप यहां से विधानसभा से अरुण कुमार विकास श्रीवास्तवा को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ है। विकास के नाम पर यहां पर कुछ नहीं किया गया, और आप जानते हैं कि छुट्टा जानवरों का बहुत बुरा हाल है। इस विधानसभा में खेतों में किसान रात रात भर जागता है, और कहीं सांड ना घुस जाए, कभी आवारा पशु ना घुस जाए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ आवारा पशुओं को भी कंट्रोल करें, वजह से क्योंकि ये यहाँ पर घाघरा नदी है और बाढ़ आती है, और कई गांवों में आपको पानी जमा हो जाता है, ज़मीन कट जाती है। एक मर्तबा आपसे गुजारिश है कि आप विकास श्रीवास्तवा को वोट दीजिए, हम इसका ज़रूर हल निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा मसला है कि मदरसे के माहाना रकम नहीं दी जा रही है। इस मसले को मैंने पार्लियामेंट में उठाया था कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मरकजी हुकूमत की, केंद्र सरकार की, ना योगी सरकार ने अपना 40% हिस्सा 4.5 साल में दिया, ना केंद्र की मोदी की सरकार ने 4.5 साल में अपना 60% हिस्सा दिया। आप एक मर्तबा यहाँ से हमारे प्रत्याशी को कामयाब करिए। जो मदरसों में जो लोग मैथ, साइंस और हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो इनकी तनख्वाह नहीं दी गई है, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विकास श्रीवास्तवा साहब, पुल को तो घोषणा 12 साल पहले हो गई, मगर माशाअल्लाह से अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी तो यहाँ पर मौजूदा बीजेपी के विधायक कहीं पर नजर नहीं आए, गायब हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर भाग गए। यहाँ पर लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। ये बीजेपी के मौजूदा विधायक के कारनामे, डबल इंजन की सरकार तो नाम की है, मगर काम ऐसा किया है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता में गम और गुस्सा है कि बदलाव की पूरी लहर चल रही है, और बदलाव की लहर इतनी चल रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषण में कहना पड़ा कि 10 मार्च के बाद हम लोग सांड के मसले को हल कर देंगे। और देश के प्रधानमंत्री का दिमाग कितना अच्छा है, देखिए आप
देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं 10 मार्च के बाद आपको लिखकर दे रहा हूं कि हम गोबर से पैसे कमाकर आपको देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रधानमंत्री साइंटिस्ट बनाना नहीं चाहते, डॉक्टर बनाना नहीं चाहते, इंजीनियर बनाना नहीं चाहते, टीचर बनाना नहीं चाहते, लेक्चरर बनाना नहीं चाहते, पुलिस में भर्ती कराना नहीं चाहते, मगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाइयों बहनों 2022 है, 21वीं सदी है, ये सब छोड़ो, गोबर से पैसे निकालो। क्या प्रधानमंत्री दिमाग पाए हैं। और ये प्रधानमंत्री पहली मर्तबा नहीं कहे हैं। एक मर्तबा प्रधानमंत्री का भाषण है, जाकर देख लीजिए YouTube पर। प्रधानमंत्री ने IAS IPS ऑफिसरों के दरमियान में कहा कि एक मर्तबा मैंने देखा कि मैं एक चाय की बंडी है, उसको चाय बनाने के लिए उसके पास गैस खत्म हो गई, तो बाजू गंदा नाला है, नाले से गैस निकल रही है, उसने जुगाड़ किया, उसने नाले के गैस को लेकर चाय बनाकर अपना कारोबार कर लिया। क्या दिमाग है प्रधानमंत्री आपका, वाह। माने नाले की गैस से उसने चाय बनाया। प्रधानमंत्री हमको भी बनाकर दिखाइए, नाले के गैस से चाय कैसा बनती है। आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री है और इस तरह की बात करता है कि गोबर से इनकम निकाल देंगे। प्रधानमंत्री युवाओं को नौकरी आपने नहीं दी, आपने किसानों को MSP नहीं दी, तो आप तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री कहेंगे भाइयों बहनों अब गोबर पर MSP मिलेगा आपको। तीसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि हमने मोदी का नमक खाया, उससे गद्दारी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ये आपका नमक कब से हो गया, ये तो देश का नमक है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे कहां, उस प्रधानमंत्री के पोस्ट पर देश का नमक खाकर पहुंचे ना। मोदी का नमक खाकर तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, देश का नमक खाए। मगर प्रधानमंत्री इतने अहंकार में है, इतना गुरूर तकब्बुर में है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा नमक खाए हैं। प्रधानमंत्री हम आपका नमक ना कभी खाए हैं ना इंशाअल्लाह खाएंगे। हम देश का खाते थे और खाते रहेंगे। हम देश से वफादारी करेंगे। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा तो मैं देश के खातिर बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा। अगर मैं मोदी और योगी के खिलाफ जाऊंगा तो देश की खातिर जाऊंगा। देश बड़ा है प्रधानमंत्री, देश का नमक तुमसे बड़ा है और हम सब देश से छोटे हैं। देश से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नमक। अब तीसरी बात प्रधानमंत्री के दिमाग में ये भी आ गई कि वो अब ऐलान कर रहे हैं कि फिक्र मत करिए, युवाओं को ये किया जाएगा। 4.5 साल में 5 साल करीब 7 साल हो चुके हैं, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया। आप कह रहे हैं कि नमक मेरा खा रहे हैं। नहीं प्रधानमंत्री जी, अगर मैं पेट्रोल डीजल डलाता हूं तो उस पर जो टैक्स सरकार लेती है आपकी, उससे आप गरीब को राशन देते। आपको एहसान नहीं कर रहे। अगर कोई एक मां अपने भूखी औलाद को बिस्किट का पैकेट खरीदती है तो उस पर GST लगता है और उस GST से आप गरीब को उसको आप राशन देते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री समझते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं दिल्ली का बादशाह सलामत हूं। ये इनकी बहुत बड़ी परेशानी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात आपको बताना चाहते थे कि यहां पर समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं बहुत अनाप शनाप हमारे बारे में बक रहे हैं। हम उनसे कहना चाह रहे हैं भाई साहब, हमारे मुंह मत लगो आप। हम किसी को नहीं बख्शे। आप हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, याद रखो। अब आप ज़ईफ हो चुके हैं, घर में बैठो, दुआ दो, मेरी सरपरस्ती करो। ये दौर नौजवानों का है, ये जज्बाती नौजवानों का दौर है। और आप कह रहे हैं कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। 2017 में तुम क्यों हार गए थे कुर्सी विधानसभा से? क्या मैं वहां जाकर बोला था कुछ? वहां हार गए तो यहां भागकर आए और यहां पर आकर ओवैसी के बारे में कह रहे हैं। सुनो, सपा के प्रत्याशी, मेरी बात को सुनो। मैंने
भारत की संसद में अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर कसम खाइए कि मैं संविधान को बरकरार रखूंगा। और मैं आपसे कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको हराएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम किसी की भी कसम खा लो तुम हारोगे इंशाअल्लाह ताला। 4-4 मर्तबा के विधायक आपने क्या किया यहां पर बताओ? कौन सा विकास का काम किया? कौम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरते रहे, अपनी तिजोरियों को भरते रहे, अपनी मकबूलियत में अपनी अना की तस्कीन की, मगर तुमने इस विधानसभा के लिए क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। आज सपा के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, मेरी जबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। हां, मेरी जबान से उन लोगों को नुकसान पहुंचता है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। मेरी जबान से उनको नुकसान पहुंचता है जो भारत के प्लुरलिज्म को सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं। मेरी जबान से उनको तकलीफ पहुंचती है। उनको तकलीफ पहुंचती है जब हम और बाबू सिंह कुशवाहा हिस्सेदारी की बात करते हैं तो सपा के लोगों के सीनों पर सांप लौटते हैं। अरे बताओ क्या किया तुम्हारी सपा ने? मैं बताओ, कौम का नाम लेकर वोट हासिल करने वालों बताओ। मैं आपको आदादे शुमार दे रहा हूं, आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर मुसलमान दूसरे प्रदेश का एक 10 रुपए अगर खर्चता है अपने घर में, तो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान सिर्फ 7 रुपए खर्चता है। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ? समाजवादी बसपा के लोगों। मैं जिम्मेदार हूं। 10 रुपये अगर दूसरे प्रदेश में घर में खर्च होता है तो आपके पास सिर्फ 7 रुपये खर्च होते हैं। क्या यह गरीबी नहीं है, मुफलिसी नहीं है? इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते। 10 में से 7 मुसलमान लिखना पढ़ना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। तुमने क्यों नहीं सिखाया उनको? बताओ सपा बसपा बीजेपी वालों, कौम के नाम पर तुमने वोट किया। और ये जो कुछ कह रहा हूं, अगर तुमको इस पर शक है तो आ जाओ, वक्त बता दो, जगह बता दो, तुम 5 मिनट सामने नहीं बैठ पाओगे। आप सुनिए आपकी बर्बादी की दास्तान, बर्बादी की दास्तान सुनिए। आपको मालूम कि 10 में से 1 मुस्लिम बच्चा हाई स्कूल मुकम्मल करता है उत्तर प्रदेश में। 10 में से सिर्फ 1 बच्चा। बताओ क्या तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? कितने पढ़ाना चाहते? हाथ उठाओ। वहां भी हाथ उठा, नहीं पढ़ाना चाह रहे। अब पूछो सपा वाले से तुमने क्या किया शिक्षा के बारे में, तो बोलेंगे ये मत पूछो, बीजेपी को रोकना है, स्कूल नहीं देंगे, गरीबी मुकद्दर बना देंगे। और फिर बोलेंगे हमको वोट दो ताकि मैं गरीबी और मुफलिसी के चक्कर में हमेशा फंसा रहूं। तीसरी बात आप सुन लीजिए कि सिर्फ 7% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते, सिर्फ 7%, 7%, और 4% यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। उसके बावजूद भी सपा वाले मुझ पर उंगलियां उठाते। तुमको तुम्हारे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। अखिलेश के पिता को एक नहीं कई मर्तबा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। बताओ तुमने क्या किया जो कौम करके वोट हासिल करते थे? आपको कुछ नहीं मिला। और आपको एक और बात बता रहा हूं, आपको मालूम कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है वो अपर कास्ट से अगले जात वालों से 6 साल पहले मर जाता है। जिंदगी में इज्जत नहीं, मौत में भी नहीं है। ना जिंदगी में बराबरी दिए, ना मौत में बराबरी मिल रही। अब बताओ फिर आप किस बुनियाद पर इन पार्टियों को वोट देंगे? मुझसे दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मैं इन चीजों को बयान करता हूं। मुझ पर गोलियां क्यों चलाई जा रही है? इस वजह से कि ये गरीबों और मजलूमों में जाकर हकीकत को बयान कर रहा है। मैं आपको उठाना चाहता हूं,
मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। ये मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा, आपके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। ये सपा वाले आपको नहीं बताएंगे, ये पूरा डेटा है, आंकड़ा है मेरे पास। अखिलेश क्या कहेंगे, हम अल्पसंख्यक समाज को ई रिक्शा देंगे। अरे अबे ई रिक्शा की जरूरत नहीं है, शिक्षा में स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, गरीबी के खात्मे की जरूरत है। आप वो भी नहीं देना चाहते हमको। और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कौन जिम्मेदारी लेगा फिर इसका? इसीलिए मंजलिस पर तनकीद की जाती है, बाबू सिंह कुशवाहा पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हम आपसे अपील करने आए हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप 27 तारीख के दिन विकास श्रीवास्तव जिसका निशान पतंग है उसके निशान पर वोट डालिए। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई आपकी है और मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूं बाबू सिंह कुशवाहा साहब का कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे इतनी इज्जत दी और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ कुशवाहा खड़ा हुआ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। मैं दुनिया में आया तो चला जाऊंगा, आपका मुस्तकबिल है। मैं कल आने वाला सूरज जब निकलेगा वो तुम्हारा होगा, याद रखो। और अगर जो गोली हमको मार रहा है हमको मारने दो, हमको परवाह नहीं, हम सिक्योरिटी नहीं लिए। हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हमको सिक्योरिटी जेड कैटेगरी की नहीं चाहिए, हमको ए कैटेगरी का शहरी बनाओ आप। अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल जाएगी और मेरे बच्चों को नहीं मिलेगी तो उसका क्या फायदा? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल जाएगी और मेरे 22 बच्चों को CAA NPR के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा? अगर 10 में से सिर्फ एक बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगा सिक्योरिटी लेकर? अगर 19% में सिर्फ 4% बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं सिक्योरिटी लेकर क्या करूंगा? अगर सबसे गरीब मैं हूं तो मेरी सिक्योरिटी क्या फायदेमंद? सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर हम हैं तो सिक्योरिटी लेकर मैं क्या करूंगा? तुमको मालूम उत्तर प्रदेश में ये सपा बसपा वाले आकर कहते कौम कौम कौम। कितने मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है? 1%। बताओ फिर क्या होगा आपका? आप जिम्मेदार हैं किसी हद तक। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे शिकायत कर रहा हूं क्योंकि आपने इनको इनका साथ दिया, ये समझकर साथ दिया कि हमसे इंसाफ होगा, मगर इन्होंने इंसाफ नहीं किया। अगर मैं अल्लाह ने मुझे लंदन से डिग्री दी, मैं लंदन से पढ़ के आऊं, मगर मैं अपनी काबिलियत की तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो कमजोरों और मजलूमों की आवाज उठाती है। मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जो मजलूमों का साथ देती है। मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जो हमारे कुरैश बरादरी के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती है। हमारे अंसारी भाइयों के पावरलूम इंडस्ट्री को बंद करके रख दिया गया। कहां गई तुम्हारी कौम की मोहब्बत? क्या तुम्हारी कौम की मोहब्बत सिर्फ चुनाव के वक्त दिखती है, उसके बाद तुम भूल जाओगे? और ये सपा के प्रत्याशी से पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारा अखिलेश ने हिजाब और निकाब पर उसका क्या स्टैंड है? बोलो। मैं कह रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सर पे टोपी पहनूंगा और मेरी बेटी चाहेगी तो निकाब और हिजाब पहनेगी। बाहर में जाए तुम्हारे तमाम तबसरे, तुम टीवी पर बैठकर कहां बैठकर बोलो, नहीं रोकेंगे हम। ये मेरी शनाख्त है, मैं इस शनाख्त पर कायम रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अखिलेश से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा, वो वीडियो है देखना, ऊंचा बोलो सुनाई नहीं दे रहा है। कि भाई साहब आपको भी नहीं सुनाई दिया क्या? जब पूछा गया अखिलेश से मुस्लिम वोट तो बोला नहीं सुनाई दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ चुनाव की हद तक आपकी अहमियत है, उसके बाद आपकी कोई अहमियत नहीं है। 10 मार्च के बाद नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल पर कीमतें बढ़ा देंगे, देखना आप। बल्कि 8 मार्च को फैसला आ जाएगा। मोदी जी 8 मार्च को डीजल पेट्रोल पर कीमतें बढ़ा देंगे और सपा वाले 10 मार्च के बाद अपनी शिकस्त के बाद अपने घर के दरवाजों को बंद करके बैठ जाएंगे।
और आप रोज मरेंगे। आप आकर आज हमसे कहते जिंदगी मौत का मामला। कौन सी जिंदगी मौत का मामला है? मुजफ्फरनगर का कांड हुआ तो क्या मौत नहीं हुई? तुम कहां नजर आए? लोग बोलते कि मंजलिस से अगर 8-10 एमएलए जीत गए तो क्या होता है। मैं आपको एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। भारत की पार्लियामेंट में मंजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, और जब 2 में से 1 खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े हो जाते हैं हमारा इस्तेमाल करने के लिए। कोई कहता है बैठ, कोई कहता है आतंकवादी, क्या क्या नाम शनाब बकते हैं, मगर आपकी दुआओं की वजह से, अल्लाह के फजलो करम की वजह से हम बेबाकी के साथ आपकी नाइंसाफी का जिक्र करते हैं। कानून बनाया गया CAA का, भारत की पार्लियामेंट में सपा बसपा के सब लोग थे, बहादुर थे। किसने उस कानून को संविधान के खिलाफ है कहकर फाड़ा? उसका नाम क्या था आप जानते हैं? ये सपा वाले क्या किए? ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा आया तो सपा ने क्या बोला? क्या CAA के प्रोटेस्ट की आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सुनाई दी? सुनाई दी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में? ये पूछते हुए इसी भड़काऊ भाषण देता है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, हमने उस प्रदेश में हमारे सिर्फ 7 एमएलए सत्ता में नहीं है, मगर हमने वहां की हुकूमत को मजबूर किया और हमने उस विधानसभा में CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास कराया। और क्या कहा कि तेलंगाना में CAA NPR NRC नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं करवाया जाएगा। इसको कहते हैं ताकत। लोग पूछेंगे ओवैसी तुमने तो शिक्षा की बात की, बताओ तेलंगाना में क्या किया? हमने सरकार के पास जाकर तेलंगाना में गवर्नमेंट के स्कूल खुलवाए। 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक बच्चियों और बच्चे उसमें पढ़ते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं। आपको मालूम कितने मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं? 60,000। 60,000। क्या वो काम उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकता? होगा इंशाअल्लाह ताला। ये काम कैसे हुआ? ओवैसी की वजह से हुआ? नहीं, ये काम तेलंगाना की जनता ने सियासी ताकत को समझा। उन्होंने ये सेकुलरिज्म के झूठे वादे करने वालों का कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपनी पार्टी को, अपनी कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। मंजलिस के 7 विधायक हैं तेलंगाना में और 60,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं। उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस इतना पड़ता है। मेरे भाई, हम लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल सब चलाते हैं। ये सब सियासी ताकत का नतीजा है ना। अगर आप एक मर्तबा यहां से विकास श्रीवास्तव को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को कामयाब कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में एक नई तारीख लिखी जाएगी। जो गलती 14 में हुई, जो गलती 17 में हुई, जो गलती 19 में, उसको मत दोहराइए खुदा के लिए। खुदा के लिए मत दोहराइए। और जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी के भाषण को सुनकर नौजवान जज्बाती हो जाता है, तो मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो जज्बाती होते हैं। मैं सलाम करता हूं नौजवानों के मां बाप को जिन्होंने इस तरह की बहादुर नौजवानों को पैदा किया। मैं सलाम करता हूं बुजुर्गों को जिन्होंने आपको धड़कता हुआ दिल दिया। अरे जो जज्बाती नहीं है वो मुर्दा कहलाता है। जिसमें गरीबों पर जुल्म को देखता है तो जज्बाती हो जाता है, किसी को पिसता हुआ देखता है तो आंख से आंसू निकल जाते। मेरे अजीज दोस्तों, ये जज्बात वोट में कन्वर्ट करना है, वोट में तब्दील करना है। बिला खौफ और पूरे एतमाद के साथ जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरा भाई यहां से कामयाब होगा, ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। ये सपा वाले अगर उनको वोट डालेंगे तो गुलामी की कामयाबी होगी। ये कामयाब होगा तो हिस्सेदारी की कामयाबी होगी। बीजेपी को वोट डालेंगे तो फिर याद रखो, फिर दोबारा आपके खेतों में सांड फिरते रहेंगे, सांड फिरते रहेंगे, आवारा पशु फिरते रहेंगे। नौजवानों पर लाठियां बरसाई जाएंगी जब रोजगार की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज आपके दरमियान में एक विकल्प है, और अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बनने से कोई रोक सकता है
कि मोदी और योगी को कोई रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी एक साथ जमा हो चुके हैं, एक साथ खड़े हो चुके हैं। आपसे अपील कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए और डरने की जरूरत नहीं है, हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग जानते हैं कि आपको डराओ। उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या कहा था, जो हिजाब और निकाब पहनकर, उसने कहा था कि मैंने क्यों नारा लगाया, तो उसने कहा मैं जब डरती हूं तो मैं नारा लगाती हूं। क्या नारा लगाती थी वो? जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? क्या नारा लगाओगे? उधर भी पुकारो। डरना नहीं मेरे भाई, जमीन व आसमान के मालिक से डरना, न ओवैसी से डरना, न कुशवाहा से डरना, न अखिलेश से डरना, न योगी से डरना, न मोदी से डरना, किसी से नहीं डरना। ये भारत का संविधान अंबेडकर का बनाया हुआ आपसे कहता है कि सब बराबर हैं, डरने की जरूरत नहीं। हक की लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और आपसे अपील करते हैं कि आप एक होकर यहां से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।